क्रॉप इम्प्रूवमेंट का फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन, परिचय, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी की परिभाषा एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, और इसका कृषि व बागवानी फसलों में महत्व। तो सबसे पहले सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो ये वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की वह शाखा या ब्रांच है जिसमें पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं या जैविक क्रियाएं होती हैं उनकी स्टडी पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी में की जाती है। पादप कार्यकी का जनक, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसको कहते हैं? स्टीफन हेल्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्क है या शुरुआत जो है पादप कार्यकी की वो स्टीफन हेल्स के द्वारा की गई थी। फसल कार्यकी या क्रॉप फिजियोलॉजी को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो ये भी ये सस्य वनस्पति विज्ञान यानी जो एग्रीकल्चरल बॉटनी है, ठीक है, उसकी एक ब्रांच या शाखा है जिसमें फसली पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें हम जो क्रॉप प्लांट्स हैं या फसली पौधे हैं उनकी वाइटल एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? फसल कार्यकी या क्रॉप फिजियोलॉजी। अब जैविक क्रियाएं या वाइटल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं प्लांट्स के अंदर? ठीक है, तो पौधों में जो जैविक क्रियाएं या वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उनको 4 पार्ट्स में या 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। भौतिक क्रियाएं या फिजिकल एक्टिविटीज़, रासायनिक क्रियाएं या केमिकल एक्टिविटीज़, भौतिक रासायनिक क्रियाएं या जिसको फिजिकल केमिकल एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, और अन्य क्रियाएं यानी अदर एक्टिविटीज़। तो इनको एक एक करके अपने देखते हैं। सबसे पहले भौतिक क्रियाएं या फिजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो प्लांट्स के अंदर होती हैं? जैसे विसरण या डिफ्यूज़न जो है, ठीक है, पौधों के अंदर जो गैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है या आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, वो डिफ्यूज़न या विसरण के द्वारा ही होता है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन, पौधों के जो एरियल पार्ट्स हैं या वायवीय भाग हैं उनसे वाटर वेपर्स का या जल वाष्प का उड़ना, या हम कह सकते हैं कि वाष्पीकृत होकर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो ज़्यादातर जो ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन है वो पत्तियों से होता है यानी लीव से होता है। लीव्स के ऊपर स्टोमाटा या रंध्र बने होते हैं जहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है। उसके बाद प्रासरण या ऑस्मोसिस जो है, ठीक है, पौधों के अंदर इसके जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं या इसकी कोशिकाएं हैं उनमें जल का जो वितरण है, ठीक है, वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑस्मोसिस या प्रासरण के द्वारा होता है। उसके बाद जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन, तो पौधे जो हैं वो जड़ों के द्वारा या रूट्स के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लवण अवशोषण, मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है, तो पौधे जड़ों के द्वारा ही यानी रूट्स के द्वारा ही मिनरल्स जो हैं, मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो रूट्स के द्वारा ही या मूल के द्वारा अवशोषित करते हैं। उसके बाद है रसारोहण या असेंट ऑफ सैप, तो जो वाटर या जल रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है या अवशोषित किया जाता है उसको पत्तियों तक पहुंचाना होता है। तो ये किसके माध्यम से पहुंचता है? जो स्टेम या तना है उसके जाइलम के माध्यम से, ठीक है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण या असेंट ऑफ सैप। इसके अलावा भोजन का परिवहन, फूड ट्रांसपोर्टेशन, भोजन का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? पत्तियों के अंदर या लीव्स के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन इस फूड की जो रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है वो तने की कोशिकाओं को भी होती है या जड़ की कोशिकाओं को भी होती है। तो वहाँ तक इस भोजन का जो परिवहन है या ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। उसके बाद रासायनिक क्रियाएं या केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी, जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उसका उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल या उसको हिंदी में पर्णहरित बोल देते हैं, जो एक तरह का क्या है? प्लांट पिगमेंट है या पादप वर्णक है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों के मिलने से क्या बनाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही क्या है? प्रोडक्ट है या उत्पाद है किसका? प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है,
ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर या वातावरण में चली जाती है। उसके बाद श्वसन या रेस्पिरेशन जो है, तो जितनी भी कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं पौधों की, उनके अंदर रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है वो लगातार चलता रहता है, जिससे ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर भी किया जाता है। उसके बाद पाचन या डाइजेशन जो है, ठीक है, तो ये ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर डाइजेशन या पाचन की क्रिया होती है, क्योंकि उनमें कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम होता है। इसके अलावा जो उनकी एलिमेंट्री कैनाल है या उनकी आहार नाल है, उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो ये पाचन या डाइजेशन एनिमल्स में होता है। उसके बाद एंजाइम निर्माण या एंजाइम सिंथेसिस, तो ये प्लांट की सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स हैं उनका निर्माण भी होता है, तो ये भी एक केमिकल एक्टिविटी है। इसके अलावा प्रोटीन, स्टार्च व वसा का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट, तो कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का, है ना, स्टार्च का, स्टार्च कहाँ से बनेगी भी, ग्लूकोज, ग्लूकोज से सुक्रोज बनती है, सुक्रोज से फिर स्टार्च बन जाती है। प्रोटीन जो है वो कैसे बनती है, अमीनो एसिड्स जो है उनके पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ने से। उसके अलावा वसा जो है, ठीक है, वसा का निर्माण जो है वो वसीय अम्लों के द्वारा यानी फैटी एसिड्स के द्वारा किया जाता है। तो इनका जो सिंथेसिस या निर्माण है वो भी केमिकल एक्टिविटीज या रासायनिक क्रियाएं हैं। उसके बाद आता है भौतिक रासायनिक क्रियाएं या फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज भी बोल देते हैं। इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, वृद्धि व परिवर्धन। तो वृद्धि या ग्रोथ क्या होती है, अभी पौधों के अंदर अगर उनके बायोमास के अंदर अगर उनके भार में वृद्धि हो रही है लगातार, ठीक है, या उनका भार बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग वृद्धि या ग्रोथ बोल देते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। इसके अलावा कोशिकाओं का जो आकार है, ठीक है, साइज ऑफ सेल्स, वो भी इंक्रीज होता है, जिससे जो प्लांट है या पौधा है उसके साइज में या आकार के अंदर लगातार वृद्धि होती जाती है। परिवर्धन या डेवलपमेंट की बात करें तो जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जाइगोट से। तो जाइगोट यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय संरचना है, उसमें समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होने से एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है। फिर भ्रूण में और ज़्यादा आगे माइटोटिक डिविजन्स होने से नया प्लांट या जो एनिमल है वो डेवलप हो जाता है। तो उसके अंदर ऑर्गन्स का निर्माण होता है, उसके डिफरेंट अंग बनते हैं। तो ये क्या कहलाता है, परिवर्धन या डेवलपमेंट। तो इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं, है ना, और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं बहुत सारी। तो इनको क्या बोलते हैं, फिजियो केमिकल एक्टिविटीज़ या भौतिक रासायनिक क्रियाएं। उसके बाद आता है अन्य क्रियाएं या अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे गैसों का आदान प्रदान या गैसेस एक्सचेंज। तो अगर अपने पौधों की बात करें तो लीव्स के अंदर स्टोमाटा बने हुए होते हैं या रंध्र बने होते हैं, तो उन रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण पौधों में चल रहा होता है तो पौधे क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एटमॉस्फेयर से अंदर खींचते हैं, और जो O2 है यानी ऑक्सीजन है उसको बाहर भेज देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। और जब पौधों के अंदर जैसे नाइट टाइम में, रात्रि में क्या होता है, सिर्फ श्वसन की क्रिया चलती है या रेस्पिरेशन चलता है, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको अंदर खींच लेते हैं। तो इस तरह से गैसों का जो आदान प्रदान है वो स्टोमाटा या रंध्रों के द्वारा किया जाता है। तो ये एक अदर एक्टिविटी है। इसके अलावा जल का आदान प्रदान, वाटर एक्सचेंज जो है, तो जो हाइड्रोफाइट्स या जलीय पौधे होते हैं उनमें जो कोशिकाएं हैं वो डायरेक्टली किसके संपर्क में रहती हैं, वाटर के कांटेक्ट में रहती हैं। तो वो वाटर जो है वो सेल्स के अंदर डायरेक्टली एंटर कर सकता है ना, और सेल्स के अंदर से जो वाटर है वो डायरेक्टली बाहर जा सकता है। तो वो भी एक तरह की अदर एक्टिविटी में आता है। उसके बाद हम लोग करेंगे पादप कार्यकी का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, वॉन हेलमंट, स्टीफन हेल्स एंड जोसेफ प्रिस्टले। वॉन हेलमंट की बात करें तो इसने सबसे पहले ये बताया था कि जो पादपों के भार में वृद्धि होती है, ठीक है, जो प्लांट का जो बायोमास है वो बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है, तो इन्होंने बताया कि मृदा व जल के कारण यानी सॉइल एंड वाटर की वजह से जो प्लांट्स हैं उनके वेट के अंदर या भार के अंदर या बायोमास के अंदर इंक्रीज होता है या वृद्धि होती है। तो ये वॉन हेलमंट ने बताया था। उसके बाद स्टीफन हिल्स की बात कर लेते हैं। तो इसने सबसे पहले ये बताया था कि जो प्लांट्स हैं उनमें वाटर का जो लॉस है या जल की जो हानि है वो वाष्प के द्वारा होती है, यानी वेपर्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के अंदर होता है। तो ये स्टीफन हेल्स ने बताया था। उसके बाद जोसेफ प्रेस्टले की बात कर लेते हैं। तो इसने सबसे पहले ये
खोज की थी कि वातावरण व पादपों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है प्लांट का चारों ओर का, और प्लांट के अंदर के जो टिश्यूज हैं उनके बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो ये किसने बताया था? जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था। उसके बाद हम लोग करेंगे फसल कार्यकी का सस्य व बागवानी फसलों में महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है अनुकूलित वातावरण या अडेप्टेबल एनवायरनमेंट। तो जो क्रॉप फिजियोलॉजी है या फसल कार्यकी है, उससे हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि अगर हम पौधों को अनुकूल वातावरण देते हैं, ठीक है, प्लांट्स को अगर अपने अडेप्टेबल एनवायरनमेंट दे देते हैं, तो उनमें किस प्रकार से वृद्धि या ग्रोथ जो है वो होती है। ठीक है, ये हमें क्रॉप फिजियोलॉजी बता देती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी, उतनी ही ज़्यादा उपज जो है या यील्ड जो है वो हमें प्राप्त होगी। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस आता है जल भराव, या इसको वाटर लॉगिंग भी बोल देते हैं। तो अगर मान लीजिए सॉइल के अंदर या भूमि के अंदर अधिक जल भर गया है, ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? वाटर लॉगिंग या जल भराव स्थिति। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अभी जो पौधे की जड़ें होंगी या रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनको उचित मात्रा में वायु व लवण नहीं मिल पाते। ठीक है, ना तो मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाएगी रूट, और ना ही वो रेस्पिरेशन या श्वसन कर पाएगी, क्योंकि वायु जो है वो निकल जाती है जब वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इससे होता है कि अभी प्लांट को डैमेज होता है, पौधों पौधों को हानि पहुंचती है, और इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो उपज है प्रति हेक्टेयर, जो यील्ड होती है पौधे की, वो कम हो जाती है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी जल का निकास करते हैं, जिसको बोलते हैं वाटर ड्रेनेज। ठीक है, तो वाटर ड्रेनेज के द्वारा या जल के निकास के द्वारा इस समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं, जिससे क्या होता है अभी उपज जो है वो वापस इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंस है। तीसरा है उर्वरकों की आवश्यकता या फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो फसल कार्यकी है या जो क्रॉप फिजियोलॉजी है, उसका सबसे अधिक जो उपयोग है या सबसे अधिक जो यूज़ है, वो ये पता करने के लिए किया गया है कि जो फसलें हैं या क्रॉप्स होती हैं, उनको कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो उचित उर्वरकों की जो आवश्यकता है या रिक्वायरमेंट है, सुइटेबल फर्टिलाइजर्स की कितनी आवश्यकता है, कितनी मात्रा में अगर अपने क्रॉप को देंगे प्रति हेक्टेयर, तो वो उपयुक्त होगी या उचित होगी, इसका पता हमें फसल कार्यकी या क्रॉप फिजियोलॉजी से चला है। तो ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार के पौधे को, यानी कौन सी फसल है, मस्टर्ड है, सरसों है, या व्हीट है, गेहूं है, या कॉटन कपास है। ठीक है, किस प्रकार का मिनरल कितनी मात्रा में चाहिए, है ना, कौन सा उसको मिनरल एलिमेंट चाहिए, है ना, उसको नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, है ना, जिंक चाहिए, या कोई और एलिमेंट है, तो वो कितनी मात्रा के अंदर चाहिए। ठीक है, उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो इस इन सब बातों का जो पता है वो हमें क्रॉप फिजियोलॉजी या फसल कार्यकी से लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सामान्य लक्षण या नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पौधों के जो भी नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, जो बाहरी तौर पर हमें दिखाई देते हैं, वो एक्चुअल में जो प्लांट है या पौधा है, उसकी कार्यकीय क्रियाओं की अभिव्यक्ति ही होते हैं। मतलब उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही होती हैं, उनका एक्सप्रेशन होते हैं या उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे रोग रोधिता है ना, कोई एक पर्टिकुलर रोग है या डिजीज है, उसके अगेंस्ट अगर रोधिता या रेजिस्टेंस प्लांट के अंदर डेवलप होता है, तो ये भी एक तरह का सामान्य लक्षण है। दूसरा है असामान्य दिशाओं को सहन करने की क्षमता, है ना, एडवर्स कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए या बहुत लो हो जाए, है ना, रेनफॉल ना हो, ड्रॉट कंडीशन आ जाए, सूखा पड़ जाए। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो असामान्य दिशाएं या एडवर्स कंडीशंस कहलाती हैं। तो उनको सहन करने की जो क्षमता है, ठीक है, जो कैपेबिलिटी है उनको टॉलरेट करने की, वो भी एक तरह की नॉर्मल कैरेक्टर या लक्षण है। तीसरा है प्राथमिक उत्पादन क्षमता, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी है या प्राइमरी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, वो भी हो सकती है। इसके अलावा फल या बीज का बनना है, फ्रूट एंड सीड का जो फॉर्मेशन है प्लांट्स के अंदर,
ठीक है, वो भी एक तरह का सामान्य लक्षण है जो कि फिजियोलॉजिकल या कार्यकीय क्रियाओं के अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन के फलस्वरूप बनते हैं। इसके अलावा फल के ऐच्छिक लक्षणों का विकास, फ्रूट जो है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका रंग या कलर कैसा होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से मेन कंटेंट जो हैं वो होने चाहिए, है ना। तो ये सारे के सारे जो ऐच्छिक लक्षण हैं या डिजायर्ड करेक्टर्स हैं, उनका डेवलपमेंट जो है वो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। इसके अलावा शीघ्र पकना, अर्ली मैचुरेशन जो है वो जल्दी फल पक कर तैयार हो जाए, जल्दी हमें मिल जाए, ठीक है, तो ये भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नए पादप प्रारूप या न्यू प्लांट टाइप। तो अनेक फसलें या क्रॉप्स ऐसी हैं जिनमें नए पादप प्रारूप तैयार कर लिए गए हैं, न्यू प्लांट टाइप जो है वो डेवलप कर लिए गए हैं। इन प्लांट टाइप्स या पादप प्रारूपों के अंदर कुछ गुण होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण की बहुत अधिक क्षमता, ठीक है, जो प्लांट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो उपज है प्रति हेक्टेयर वो अधिक आएगी। दूसरा है बहुत कम श्वसन दर, है ना, रेस्पिरेशन की रेट जो है वो बहुत कम है। तो रेस्पिरेशन रेट कम है तो इसका मतलब जो ऊर्जा है, ठीक है, या एटीपी है वो बहुत ही कम बनेंगे, है ना। पौधे को जीवित रहने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो भी एटीपी बनेंगे या जो भी फूड मटेरियल या मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाएंगे वो सारे के सारे प्रोडक्टिविटी या उत्पादन में जाएंगे, तो ये भी एक गुण है इसका। तीसरा है संश्लेषित खाद्य को तने व पर्ण की बजाय फल व बीज में संचित करना, है ना। जो भी फूड मटेरियल लीफ के अंदर बनता है, ठीक है, अगर उसको तने और पर्ण की बजाय यानी स्टेम और लीफ की बजाय अगर उसको फ्रूट एंड सीड में स्टोर किया जाए, क्योंकि हम इकोनॉमिक पार्ट या आर्थिक भाग क्या होता है पौधे का, या तो उसका फल होता है, ज़्यादातर फ्रूट होता है, या फिर उसके सीड्स या बीज होते हैं। तो अगर फूड मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा सीड में, बीज में या फल या फ्रूट के अंदर स्टोर होगा तो उससे प्रोडक्टिविटी प्रति हेक्टेयर बढ़ जाएगी। इसके अलावा कठोरता जो है, हार्डनेस जो है, ठीक है, सीड्स की हार्डनेस या कठोरता जो है वो भी एक गुण हो सकता है। रोगरोधिता, डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो भी एक करेक्टर हो सकता है। इसके अलावा तीव्र गति से वृद्धि, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हो प्लांट की। उसके बाद नेक्स्ट है भी कोशिका कार्य की, या इसको सेल फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, और एकल कोशिका यानी एक सिंगल सेल से हम लोग कंप्लीट प्लांट या होल प्लांट या संपूर्ण पौधा जो है वो विकसित कर सकते हैं। तो उसको डेवलप करना संभव हो सका है, ठीक है। तो मनुष्य के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए पौधों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, है ना, अगर अपने चाहते हैं कि जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हों, उपयोगी हों, तो उसके लिए क्या करेंगे भी, उनके संपूर्ण स्वरूप में उनका जो कंप्लीट जो उनका हैबिट होगा उसके अंदर मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके अंदर हमें बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे ऊंचाई या हाइट उस पौधे की, ठीक है। इसके अलावा आकार या साइज, इसके अलावा आकृति यानी शेप जो है प्लांट की। नेक्स्ट है सूर्य के प्रति पत्तियों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द सनलाइट। जितनी ज़्यादा सनलाइट पत्तियां जो है वो ग्रहण करेंगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। प्रजनन का समय, ठीक है, ब्रीडिंग टाइम भी बोल देते हैं या ब्रीडिंग पीरियड बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट है पोषण पर निर्भरता, यानी डिपेंडेंस ऑन न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है वृक्ष प्रजनन कार्यक्रम या ट्री ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो नॉर्मली क्या होता है, वृक्षों के अंदर या ट्रीज के अंदर जो लैंगिक परिपक्वता है या सेक्सुअल मैच्योरिटी है, इसका मतलब ये है कि पौधा जो है वो कितने टाइम के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए या लैंगिक जनन करने के लिए तैयार होगा, वो क्या कहलाता है, लैंगिक परिपक्वता या सेक्सुअल मैच्योरिटी कहलाती है। तो वृक्षों में 10 से 15 वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है, 10 to 15 ईयर्स का टाइम लग जाता है, जो कि एक बहुत ही लंबा समय है, एक लॉन्ग टाइम है। लेकिन अगर हम कार्यकीय संरचनाओं में परिवर्तन कर दें, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर चेंजेस कर दें, तो हम इस टाइम को या इस समय को रिड्यूस कर सकते हैं या इनको कम कर सकते हैं। कितना कम कर सकते हैं अभी, 2 से 4 वर्ष। इसका मतलब वृक्षों के अंदर जो लैंगिक परिपक्वता है या सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो 2 से 4 वर्षों में ही आ जाएगी। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस या महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट आता है समुद्री कृषि या सी फार्मिंग इसको बोल देते हैं।
तो जो फिजियोलॉजिकल नॉलेज है या कार्यकीय ज्ञान है, उसके यूज से हम लोग सी फार्मिंग या समुद्री कृषि को मुख्य उद्योग के रूप में डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, मेन इंडस्ट्री के रूप में हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे समुद्री शैवाल जो होते हैं, ठीक है, इनको सी एल्गी बोलते हैं या ओशियन एल्गी बोल देते हैं। तो उनके अगर हम स्वभाव व वृद्धि ढांचे में अनुकूल परिवर्तन कर लें, ठीक है, उनका जो हैबिट होता है और उनका जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है उसके अंदर अडेप्टेबल या अनुकूलित चेंजेस कर लें, परिवर्तन कर लें, तो हम इन्हें आसानी से संवर्धित कर सकते हैं कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली हम इसको कल्चर करवा सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे समुद्री शैवाल ऐसे हैं जिनका एडिबल यूज़ है, खाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, या बहुत सारे और इकोनॉमिक बेनिफिट्स या आर्थिक लाभ जो हैं वो हमें समुद्री शैवालों से प्राप्त होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस या महत्व है क्रॉप फिजियोलॉजी या फसल कार्यकी का। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी प्रदूषण पर नियंत्रण या कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन। तो प्रदूषण या पॉल्यूशन क्या करता है, अभी जो प्लांट्स की फिजियोलॉजी होती है या पौधों की कार्यकी होती है उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालता है, हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो पौधों की कार्यकी को समझकर, है ना, जो प्लांट है उसकी फिजियोलॉजी को हम लोग अंडरस्टैंड करके उसको समझकर हम बनाकर रख सकते हैं क्या भी, शहरों के वातावरण को स्वच्छ। ठीक है, अगर हम जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज या वृक्ष प्लांट करेंगे तो वातावरण जो है वो स्वच्छ रहेगा या शुद्ध रहेगा या प्योर रहेगा। उसके बाद भूमि को कटाव से सुरक्षित, ठीक है, जो सोयल इरोजन है या मृदा अपरदन है उसकी वजह से जो मृदा की ऊपरी फर्टाइल लेयर होती है या हम कह सकते हैं कि उर्वर परत जो होती है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है ना, जो वर्षा का पानी भी हो सकता है या बाढ़ का पानी भी हो सकता है। तो हम अगर ऐसा चाहते हैं कि मृदा की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट्स जो ग्रासेस होती हैं ज़्यादातर वो क्या करती हैं, सॉइल पार्टिकल्स को बांधने का कार्य करती हैं। तो हम लोग ग्रासेस जो हैं या घास फूल के जो पौधे हैं उनको प्लांट करेंगे वहाँ पे, और भूमि का जो कटाव है या मृदा अपरदन जो है उससे सुरक्षा मिल जाएगी। इसके अलावा जल को प्रदूषकों से सुरक्षित रखना, ठीक है, वाटर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं, अगर अपने उनको ग्रो करवाएंगे वाटर बॉडीज़ के अंदर, जलाशयों के अंदर, तो प्रदूषकों को या हम कह सकते हैं पॉल्यूटेंट्स को हम लोग रोक सकते हैं और उनसे सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, लैंड के ऊपर या धरातल के ऊपर और समुद्र में यानी ओशंस के अंदर जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है या पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसको रोक कर, ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन बनाए रखने के लिए या वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो मेन सोर्स है या मुख्य स्रोत है वो क्या है, पौधे या प्लांट्स ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है भी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन को अगर हम लोग मृदा के अंदर या सॉइल के अंदर इंक्रीज कर दें या बढ़ा दें, है ना, जीवाणुओं के उपयोग से या ब्लू ग्रीन एल्गी के उपयोग से, तो पौधों को हम लोग या क्रॉप प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन हम लोग उपलब्ध करवा सकते हैं। तो नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो पौधों के द्वारा बढ़ सकता है या इंक्रीज हो सकता है, जिससे जो उपज है या यील्ड है प्रति हेक्टेयर वो बढ़ जाएगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस या महत्व हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पादप वृद्धि नियंत्रक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो सबसे पहले दो ऐसे पादप हार्मोन हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक रूप से या कॉमर्शियली किया गया था। इनका नाम ध्यान में रखना है, ऑक्सिन व एथिलीन। ऑक्सिन का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है अभी, मूल निर्माण यानी रूट फॉर्मेशन के लिए, वह पार्थिनोकार्पी के लिए। हाँ, पार्थिनोकार्पी क्या होती है अभी, अगर अपने बिना निषेचन या फर्टिलाइजेशन के फ्रूट या फल का निर्माण करते हैं तो उसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए या एक्टिविटीज़ के लिए ऑक्सिन का यूज़ जो है वो किया जाता है। एथिलीन का यूज़ किस लिए करते हैं अभी, फलों को पकाने के लिए। ठीक है, जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे बनाना है, केला, तो जब वो मार्केट के अंदर आता है तो पहले क्या होता है, हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है, फिर उसको एथिलीन गैस के द्वारा ट्रीट करवाया जाता है, उपचारित किया जाता है, जिससे वो पककर तैयार हो जाता है। और भी कई फल हैं जिनको हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार
पका सकते हैं, ठीक है, उनकी राइपनिंग करवा सकते हैं, तो ये एथिलीन का यूज़ होता है। उसके बाद जिब्रेलिन्स का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये इसलिए करते हैं पार्थिनोकार्पी के लिए, यानी बिना निषेचन के फल के निर्माण के लिए करते हैं जिब्रेलिन का उपयोग। 2,4-D का यूज़ हम लोग करते हैं, जो कि एक खरपतवार नाशी है, ठीक है, तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम लोग फील्ड के अंदर इसका छिड़काव जो है वो 2,4-D का किया जाता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।